एविडेंस एक्ट में आपका प्रिविलेज शुरू किया गया था, यानी कि विशेषाधिकृत संसूचनाएं। फिर एक बार हम आपका इसको बताते हैं, तब आपका सेक्शन शुरू करते हैं। देखिए, आपका विशेषाधिकृत संसूचनाएं क्या होती क्या है, इसको एविडेंस एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है। तो सबसे पहले तो आप परिभाषा देंगे कि आपका प्रिविलेज कम्युनिकेशन या जो विशेषाधिकृत संसूचनाएं हैं वह है क्या। तो विशेषाधिकृत संसूचनाएं उन संसूचनाओं को कहते हैं जिनको प्रकट करने के लिए कुछ दशाओं में किसी व्यक्ति को विवश नहीं किया जाता या अनुज्ञा नहीं दी जाती। यानी कि कुछ कंडीशन में व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वह ऐसी जानकारी ओपन करे, प्रकट करे, डिस्क्लोज करे, और कुछ दशाओं में परमिट ही नहीं किया जाएगा। यानी कि व्यक्ति उतावला है कि हम प्रकट करके रहे हैं, जैसे मौर्य जी हैं कि उतावले हैं कि कौन से वह 5 लोग थे जो साथ में चाय पिए थे। हम इस बात को स्पष्ट रूप से उतावले हैं कि प्रकट करके रहेंगे, लेकिन इनके मुख को बंद कर दिया जाएगा। उतावलापन काम नहीं देगा, यानी कि कुछ दशाओं में अनुज्ञा ही नहीं दी जाएगी कि आप इस बात को क्या करिए, प्रकट। ये जो संसूचनाएं जो आपका माने प्रकटन से संरक्षित की गई हैं, इसका आधार पब्लिक पॉलिसी है, या लेकिन लोक नीति यह अपेक्षा करती हैं कि कुछ जानकारियां गुप्त रखनी चाहिए, उन्हें समाज में या कोर्ट में प्रकट नहीं करना चाहिए। ये विशेषाधिकार अधिकार और कर्तव्य दोनों के रूप में मान्य है तथा एविडेंस की धारा 121 से लेकर 132 तक प्रावधानित है। तो कभी कभी तो आपका धाराओं से अलग टिप्पणी बन जाता है, जैसे आपका मने विधिक संसूचनाएं तो अलग बन गया, मजिस्ट्रेट संसूचना मिली हैं उनको बन गया। इसके बाद आपका लेकिन कभी काल ये होता है कि विशेषाधिकृत संसूचनाएं दे देता है, तो ऐसी दशा में 121 से लेकर आपको और 132 तक पूरा लिखना पड़ेगा। तो जब पूरा लिखना रहे तो उसका हम उपाय बताते हैं। बेयर एक्ट बिल्कुल ना लिखिए। जो बेयर एक्ट में बातें दी गई है उसको आप अपनी भाषा में 6-6, 5-5 लाइन में बनाकर लिखिए, क्योंकि बेयर एक्ट लिखेंगे तो 3 ही सेक्शन में आपका पूरा समय जाया हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण हम बताते हैं, जैसे कि बिहार में पूछा आपका 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया था एक में, और सत्र न्यायालय के समझ विचारण की प्रक्रिया बताइए। तो अगर 225 से लेकर और 237 तक शब्दशः लिखने लगेंगे तो पता लगा कि 2 क्वेश्चन छूट गया। तो उसमें अगर ऐसी समस्या आती है तो आप सेक्शन लिखिए और 3-3 लाइन उसका सार लिखिए, और सार लिखते लिखते 2.5-3 पेज ऐसे ही हो जाएगा। तो 121 से लेकर और 132 तक आपका प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। ये आप एक और लोग पूछ रहे थे, देखिए एक सूचना भी बता दिया जाए आपको। जो हम एविडेंस शुरू किए हैं, क्योंकि लास्ट में लोग कम पढ़ते हैं, अतः आपका 101 से शुरू किया गया है और 101 से लेकर 167 तक पहले पढ़ाया जाएगा, और जब इधर समाप्त हो जाएगा तब आपका शुरुआती दौर से चलेगा। जो एक क्वेश्चन नया उठ रहा है सुसंगतता और ग्राह्यता के बारे में, तो ये जब पढ़ाया जाएगा 167 के बाद हम शुरू करेंगे। तो जितने आपका जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपका पिछली बार एपीओ में आया कि सुसंगतता का सिद्धांत क्या है,
या साक्ष्य अधिनियम किन सिद्धांतों पर आधारित है। फिर सुसंगतता और ग्राह्यता में मने क्या है, ये क्वेश्चन शुरू। फिर परिस्थिति जन साक्ष्य हो गया, साक्ष्य के प्रकार हो गए। ये शुरुआती दौर में, बाद में आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले इधर क्या किया जाए, समाप्त किया जाए तब। तो आइए धारा 121 हम शुरू करते हैं। इधर आपका ज़्यादातर बेयर एक्ट पढ़ना है और बीच बीच में एक दो केस आपको पढ़ने पड़ेंगे। इधर केस कम मिलेंगे, आपका एक या दो केस मिलेंगे, और आपका बेयर एक्ट की भाषा ज़्यादा देखनी है। 121 आ जाइए। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, यानी कि धारा 121 में आपका जज और मजिस्ट्रेटों को कुछ प्रिविलेज दिया गया है। तो जो जज हैं और मजिस्ट्रेट हैं, उनके कार्यों को पहले दो वर्गों में बांट लीजिएगा। दो वर्गों में इसलिए बांटेंगे कि अगर कोई जज है और न्यायिक कार्यवाही कर रहा है, उस दौरान उसने कौन सा आचरण दर्शाया, उसका कंडक्ट क्या था, इसके लिए उसे साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम कौन सा कंडक्ट दर्शित किए हो, बताओ। देखिए, आपका दो वर्गों में बांट लीजिएगा कार्य को समझने के लिए, उसके बाद हम बैरक शुरू करते हैं। एक तो कौन सा आचरण या कंडक्ट मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश ने अपना दिखाया है, और दूसरी बात कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट होने के नाते वह कुछ बातों से परिचित हो गया है। तो उन बातों के बारे में साक्ष्य देने के लिए क्या उसे बाउंड या विवश किया जाएगा कि नहीं, सामान्यतः नहीं किया जाएगा। लेकिन भी लगाना है कि कौन विवश कर सकता है, तो जिसके वह सबॉर्डिनेट हैं, यानी कि वह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जिस न्यायालय के अधीनस्थ हैं, वह न्यायालय इन्हें विवश कर सकता है, अन्यथा इन्हें विवश नहीं किया जाएगा। लेकिन जो अन्य घटनाएं घटित हो रही हैं, अन्य घटनाओं का मतलब ये हुआ कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान अलग अन्य घटनाएं घटित हो गई। जैसे उदाहरण के रूप में, ये दरोगा जी गवाही देने आए हैं, अभियुक्त कटघरे में खड़ा है। दरोगा जी जब गवाही दे रहे थे, उसी दौरान अभियुक्त ने दरोगा जी को जान से मारने का प्रयास किया। ये आपका अन्य घटनाएं हैं जो न्यायालय में हुई हैं, न्यायिक कार्यवाही के दौरान हुई हैं, और इसको केवल न्यायाधीश ही नहीं जानते, अन्य लोग भी क्या कर रहे हैं, जानते हैं। तो इस बारे में कोई प्रिविलेज मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश को प्राप्त नहीं है, अर्थात उन्हें विटनेस के रूप में बुलाया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि बताइए, जब आप मामले की सुनवाई कर रहे थे तो क्या हुआ था, और कैसे अभियुक्त ने दरोगा जी को जान से मारने का प्रयास किया। आप आई विटनेस थे, आकर कटघरे में गवाह के खड़ा होकर क्या दीजिए, गवाही। इसी बात को आपका बेयर एक्ट में समाहित किया गया है। और कौन सी धारा में, 121। देखिए 121, 121 देखा जाए आपका फिर एक बार। 121 बताती है न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। देखिए आपका कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में, यानी कि उन्होंने कौन सा कंडक्ट दर्शाया है, इसके बारे में, या ऐसी किसी बात के बारे में
जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ है, यानी कि कागज पत्तर पेश किया गया और उसी दौरान कुछ बातों का कागज देखकर उनको क्या हो गया, नॉलेज। तो ऐसी बातों के बारे में क्या साक्ष्य देने के लिए ऐसे न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को विवश किया जाएगा कि नहीं? विवश नहीं किया जाएगा, सिवाय उस न्यायालय के जिसके वह क्या हैं, अधीन। तो कौन न्यायालय विवश कर सकेगा? तो जिस न्यायालय के ऐसा न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट क्या है, सबॉर्डिनेट है। लेकिन जो अन्य बातें हुई है न्यायालय में, उसके बारे में उन्हें साक्ष्य देने के लिए जो उसकी उपस्थिति में हुई है, अन्य बातें, उनमें कोई विशेषाधिकार नहीं है। उनमें उन्हें विवश किया जा सकता है कि आकर गवाही दीजिए कि क्या घटना घटित हुई। इस समस्या को समझने के लिए, इस धारा को समझने के लिए 3 नज़ीर दी गई हैं, इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, उदाहरण या दृष्टांत दिए गए हैं। 3 दृष्टांतों में जो 2 दृष्टांत होंगे उसमें उन्हें विवश नहीं किया जाएगा। तीसरा जो दृष्टांत होगा विवश किया जा सकेगा। दृष्टांत से भी यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, सतर्क रहना है। कैसे डील किया जाएगा हम आगे 1-2 दिन बाद बताएंगे अभी और। लेकिन आपका दृष्टांत से 50% क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन से होंगे आईपीसी और एविडेंस में, और 50% लिखने वाले होंगे। ये भी याद रखिए मेंस में। देखिए आपका सत्य न्यायालय के समक्ष अपने विचारण में क कहता है कि अभिसाक्ष्य मजिस्ट्रेट ख द्वारा अनुचित रूप से लिया गया था। तद विषयक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क को किसी वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय विवश नहीं किया जाएगा, क्योंकि न्यायाधीश होने के नाते वे इस बात को क्या किए हैं, जाने हैं। दूसरा दृष्टांत देखिए, मजिस्ट्रेट ख के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का क सत्य न्यायालय के समक्ष अभियुक्त हैं, तो वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय ख से यह नहीं पूछा जा सकता कि क ने आपका क्या कहा है। ये भी न्यायिक न्यायाधीश होने के नाते मजिस्ट्रेट को ये सब बातें क्या चली हैं, पता। लेकिन जो तीसरा दृष्टांत है वह अलग है, और ये अन्य बातों के बारे में है जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में न्यायिक कार्यवाही के दौरान घटित हुई है। जैसे हमने उदाहरण बताया दरोगा जी वाला। तो देखिए तीसरा, क सत्य न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त हैं कि उसने सत्य न्यायाधीश ख के समक्ष ट्रायल होते समय किसी पुलिस अफसर की हत्या का प्रयत्न किया है। तो बताइए न्यायाधीश सत्य न्यायाधीश को विवश किया जा सकता है कि नहीं, कि आकर बताइए कि आपकी उपस्थिति में क्या हुआ था, आकर गवाही दीजिए। किया जा सकता है, क्योंकि ये जो बातें हैं वो उनकी उपस्थिति में घटित हुई हैं और न्यायाधीश के नाते उनको ज्ञान न होकर ये अन्य बातें हैं। अब आइए 122। आपका 122 जब भी पढ़िए तो 120 को कोरिलेट करके पढ़िएगा। 120 पहले हल्का सा पढ़िएगा और तब आपका 122 पढ़िएगा। मैं फिर बता दूं, 122 120 की पूरक धारा है, सप्लीमेंट्री सेक्शन है। 120 आपका बताया भी गया था, इस सिद्धांत पर आधारित है कि भारत में जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वह एक व्यक्ति नहीं है, वो पृथक व्यक्ति हैं। अर्थात पति पत्नी के खिलाफ या पक्ष में और पति पत्नी के पक्ष में या विरोध में सक्षम साक्षी होगा कि नहीं होगा। लेकिन कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं। अगर पति पत्नी के बीच वैवाहिक स्थिति के दौरान कुछ संसूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है तो कुछ दशाओं में उनको प्रोटेक्ट किया गया है, उनको संरक्षित किया गया है। इसका बेस ये है कि परिवार की सुख शांति
बनी रहे। तो बाप का अब ये है कि अगर पति कोई संसूचना पत्नी को देता है, पत्नी कोई संसूचना पति को देती है, तो ऐसी दशा में क्या इन्हें प्रकट किया जा सकता है कि नहीं? सामान्यतः नहीं, लेकिन कुछ अपवाद हैं। अपवाद ये है कि अगर पति ने पत्नी को कोई जानकारी दी, अगर पति या पति के हित प्रतिनिधि रजामंद हो जाए तो पत्नी उन बातों को ओपन कर सकती है, पहला अपवाद। दूसरा, अगर विवाह के पूर्व सूचना दी गई है तब भी प्रकट हो सकता है। विवाह विघटन के बाद सूचना दी गई है तब भी प्रकट हो सकता है। अगर ऐसी सूचना किसी थर्ड पर्सन के हाथ में लग गई तो वह भी प्रकट कर सकता है। ऐसी सूचना अगर मुकदमा चाहे सिविल हो या दांडिक पति पत्नी के बीच में हो तब भी प्रकट हो सकता है। और संसूचना के अलावा पति या पत्नी ने कोई कंडक्ट दिखाया है, कोई आचरण दिखाया है, तब भी प्रकट हो सकता है। तो केवल और केवल जानकारी को संरक्षित किया गया है, कंडक्ट को नहीं। एक उदाहरण देखिए तब डायरेक्ट शुरू किया जाए। उदाहरण के रूप में एक पुरुष है, यानी कि एक पति है, जो अपराध करके आता है, उसके कपड़े पर खून लगे रहते हैं, वह कपड़ा उतारता है, बाथरूम में कपड़ा धुलता है, स्नान करता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने आज एक व्यक्ति की हत्या करके और 5 किलो सोना मैं उससे लूटा हूँ। ऐसी दशा में कौन पत्नी कौन सी बातें प्रकट कर सकती हैं और कौन बात प्रकट नहीं कर सकती? तो जो कम्युनिकेशन है, जानकारी दिया है पति ने, वे बातें पत्नी प्रकट नहीं कर सकती। लेकिन पति ने जो कंडक्ट दिखाया कि आया तो इसके शरीर पर खून लगा था, कपड़े में खून लगा था, ये जाकर स्नान किया, कपड़ा धोआ, ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये क्या है? कंडक्ट। तो आचरण संरक्षित है कि संसूचना? आचरण संरक्षित नहीं, केवल संसूचना, और आचरण को प्रकट किया जा सकता है। अब देखिए कह करके कैसे कि याद रखिए एससी वर्गीज बनाम टीजे पोनान का केस है और टीजे पोनान का केस है। इस केस में ये दो बातें पहले समझ लीजिए तब डायरेक्ट। तो भाई आपका इस केस में देखिए हुआ क्या था कि पति ने जो लेटर अपने ससुर के मानहानि के लिए लिखा था वो पत्नी को भेजा था। तो पत्नी तो प्रकट कर नहीं सकती थी क्योंकि ये पति द्वारा दी गई क्या थी? पत्नी को संसूचना। और पति पत्नी में कोई मुकदमा भी नहीं चल रहा है कि पत्नी प्रकट कर दे। तो पत्नी दे दी अपने पिताजी को और पिताजी उस लेटर को कोर्ट में पेश कर दिए। तो अभी हमने बताया कि अगर संसूचना किसके हाथ लग जाए, थर्ड पर्सन, तो क्या वह संरक्षित रहेगी कि प्रकट की जा सकेगी? प्रकट की जा सकेगी। एक बात और इसमें बताई गई कि वैवाहिक स्थिति के दौरान जो संसूचनाएं दी जाती हैं वह विवाह विघटन के बाद भी संरक्षित रहेगी, पक्षकारों के मरने के बाद भी क्या रहेगी? संरक्षित। यानी कि अगर डाइवोर्स हो भी गया तो ये संसूचनाएं सामान्यतः प्रकट की जाएंगी कि नहीं? नहीं की जाएंगी। अब देखिए जब बेरेक लिखिएगा तो भाई आपका कुछ तोड़ कर लिखना पड़ेगा। लंबा है बेरेक तो उसको कई खंडों में तोड़ दिया जाता है। देखिए बेरेक की भाषा, विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं, कोई भी व्यक्ति जो विवाहित हैं या जो विवाहित रह चुका है, विवाहित हैं यानी कि अभी विवाह कायम है और विवाहित रह चुका है, मतलब पहले विवाहित था अब क्या हो गया? डाइवोर्स।
या मर गया कोई, ये भी हो सकता है कि मृत्यु पर भी विवाह विच्छेद हो जाता है। एक आदमी मर गया, पति या पत्नी, तो विवाह का क्या हो गया, विच्छेद। तो आगे देखिए, किसी संसूचना को जो किसी व्यक्ति द्वारा जिससे वह विवाहित है या विवाहित रह चुका है विवाहित स्थिति के दौरान में उसे दी गई थी, प्रकट करने के लिए विवश न किया जाएगा और न वह किसी संसूचना को प्रकट करने के लिए परमिट किया जाएगा जब तक कि वह व्यक्ति जिसने वह संसूचना दी है या उसका हित प्रतिनिधि सम्मत न हो जाए, सिवाय उन वादों में जो विवाहित व्यक्तियों के बीच हो या उन कार्यवाहियों में जिसमें एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए अभियोजित है। यानी कि कुल मिलाकर आप बेयर एक्ट तोड़ेंगे कैसे। पहला बेयर एक्ट तोड़ेंगे कि पति ने पति को या पत्नी ने पति को कोई संसूचना दी हो, ऐसी संसूचना वैवाहिक स्थिति के दौरान दी गई हो, ऐसी दशा में विवाह के कायम रहते हुए या विवाह के विघटन के पश्चात भी पति या पत्नी द्वारा ऐसी संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए न तो विवश किया जाएगा न ही अनुज्ञा दी जाएगी, दोनों। यानी कि न ही विवश किया जाएगा और न ही अनुज्ञा दी जाएगी। ये संसूचना विवाह विघटन के पश्चात भी संरक्षित रहेगी और पक्षकारों की मृत्यु के पश्चात भी। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। निम्नलिखित दशाओं में यह सूचना प्रकट की जा सकती है। अब कब कब की जा सकती हैं, अपवाद लिखना होगा अलग से। पहला आपका देखिए 5-6 लाइन बना लीजिएगा। विवाह के पूर्व अगर संसूचना दी गई है वो भी प्रकट हो सकती है, विवाह विघटन के बाद संसूचना है वो भी प्रकट हो सकती है। संसूचना के अलावा अगर पति या पत्नी ने कोई एक्ट किया है, कार्य किया है, यानी कि आचरण दर्शाया है, वो भी प्रकट हो सकता है। यदि संसूचना किसके हाथ में लग जाए, थर्ड पर्सन यानी कि तृतीय व्यक्ति के, अगर तृतीय व्यक्ति को ये संसूचना लग जाती हाथ में, उसको हाथ में लगना न कहिएगा, उसको कहते हैं अगर तृतीय व्यक्ति ऐसी संसूचना का तृतीय व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, भाई हाथ में लगना न कहिएगा, लिखना नहीं है, तो वह प्रकट कर सकता है। फिर आपका यदि संसूचना देने वाला या उसका हित प्रतिनिधि संसूचना को प्रकट करने के लिए क्या हो जाए, सहमत। यानी कि अगर पति ने दिया है पत्नी को जानकारी और पति रजामंद हो जाए कि क्या हम जानकारी दिए, आप कोर्ट को बताइए, तब ये विशेषाधिकार विफल हो जाएगा और पत्नी प्रकट कर सकती है। अगर पति मर गया तो पति के जो विधिक प्रतिनिधि हैं, पुत्र पुत्री इत्यादि, आपका पत्नी भी विधिक प्रतिनिधि हैं, तो स्वयं भी आपका कह सकते हैं कि हम पति के हम विधिक हित प्रतिनिधि हैं और पति द्वारा जो संसूचना दी गई थी वो हम क्या कर रहे हैं, सहमत हो रहे हैं और हम खुद ही बता दे रहे हैं कि क्या कहे थे पति। लेकिन मरने के बाद जिंदा रहेगा तो पति ही देगा, ये भी याद रखिए। आपका अनुज्ञा कौन देगा कि ओपन करिए, पति। इसके बाद आपका यदि कोई सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई, एक ही में हम समेट दे रहे हैं दोनों बातों को, अगर कोई सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई पति पत्नी के बीच में हो, तब ऐसी संसूचनाओं को ओपन किया जा सकता है, डिस्क्लोज किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। अंत में एक केस दिखाएंगे, एससी वर्गीज बनाम टीजे पूनान के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विवाह के विघटन के पश्चात भी
ऐसी संसूचना प्रकटन से क्या रहेगी, संरक्षित। और अगर तृतीय व्यक्ति को संसूचना मिल जाती है तो वह क्या कर सकता है, प्रकट। दो बातें याद रखिएगा, एक विवाह के विघटन के पश्चात भी संरक्षित और थर्ड पर्सन, ये दोनों बातें किस केस में कही गई, आपका, हाँ, पति पत्नी के बीच, तब ये प्रकट हो जाएगी। हाँ, तब कोई बचाव नहीं। इस प्रकार 122 भी, अब 123 है, छोटी छोटी अब धाराएं हैं। राज्य के कार्यकलापों के बारे में साथ कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलाप से संबंधित अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साथ देने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा, सिवाय संपृक्त विभाग के प्रमुख अफसर की अनुज्ञा के, जो ऐसी अनुज्ञा देगा या उसे विधारित करेगा जैसा करना वह ठीक समझे। तो इसको आवश्यक तत्व में तोड़ दीजिएगा। भाई 123 आपका पापुली लेक्स सुप्रीमो, मैक्सिम जरूर एक लाइन लिख लीजिएगा। पापुली लेक्स सुप्रीमो लोकहित सर्वोच्च विधि होती है, इस सिद्धांत पर आधारित है। 123 के लागू होने के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। कौन कौन आवश्यक तत्व हैं? देखिए, आवश्यक तत्व अलग से नहीं निकाले जाते। बेर एक्ट को तोड़िए। पहला कि वह जो दस्तावेज हैं आपका, वह राज्य के क्रियाकलाप से संबंधित होना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा, वह दस्तावेज अप्रकाशित हो कि प्रकाशित हो चुका हो। तो क्या प्रकाशित हुआ हो कि न हुआ हो, अप्रकाशित हो। तीसरा, उस दस्तावेज से साक्ष्य व्युत्पन्न होता हो, यानी कि उसी दस्तावेज में आपका क्या छुपा है, एविडेंस। तो ऐसी दशा में उस विभाग का जो संपृक्त विभाग का अफसर है, वह या तो ऐसे दस्तावेज को साक्ष्य में पेश करने की अनुज्ञा देगा या नहीं देगा, ये याद रखिए। लेकिन आपका उसी पर निर्भर करता है, अन्यथा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा कि ऐसे दस्तावेज को आप क्या करिए, पेश। इसको जब भी लिखिएगा तो एक केस लिखना है और 162 से धारा से कोरिलेट करके लिखिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको जब भी धारा लिखिए, ठीक है, 5 लाइन में समाप्त हो जाएगा, 4 लाइन में, लेकिन एक केस डालिएगा और धारा 162 का सहारा लीजिएगा। अगर विभाग का संपृक्त विभाग का प्रमुख अफसर अनुज्ञा देने से इनकार करता है तो इसको हम चुनौती दे सकते हैं कोर्ट में, और अंतिम निर्णय पेश किया जाए कि न किया जाए, ये किस पर निर्भर करेगा, आदेश पर, कोर्ट के। तो क्या अंतिम, अगर आपत्ति करता है विभाग का अफसर, तो आपत्ति पर अंतिम फैसला किसका होगा? तो बस एक लाइन, धारा 162 के तहत इस पर अंतिम फैसला किसका होगा? न्यायालय का। न्यायालय आपत्ति को दरकिनार कर सकता है और कह सकता है कि आप ये दस्तावेज क्या करिए, पेश। इसके बाद आपका एस सिंह, यानी कि सोढ़ी सुखदेव सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का केस डाल दीजिएगा। एक लाइन, ज़्यादा नहीं भाई, इतना लिखना रहेगा कि आप ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, कि लोकहित सर्वोच्च विधि होती है, ये सिद्धांत सेक्शन 123 में ही क्या है, समाहित। बस इतना लिख देंगे। अब 124 आ जाइए। आपका 124 शासकीय संसूचनाएं, यानी कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन देखा जाए तो ये भी बहुत शॉर्टकट में है। कोई भी लोक अफसर उसे शासकीय विश्वास में संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा यदि वह समझता है कि उसके प्रकटन से पब्लिक इंटरेस्ट को, लोकहित को नुकसान होगा, हानि होगी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी लोक ऑफिसर को, कोई लोग किसी लोक ऑफिसर को शासकीय विश्वास में
चाहे विदेश से संसूचना मिली हो, प्री में भी आता है विदेश से संसूचना की भारत से कि दोनों, तो फिर एक बार देखिए, चाहे उसे विदेश से कोई जानकारी मिली हो या भारत से कोई जानकारी मिली हो, वह पब्लिक ऑफिसर था और तब ऐसी दशा में उसे बाध्य या विवश नहीं किया जाएगा कि उस संसूचना को वह ओपन करे। लेकिन ये कब, जबकि वह समझता है कि अगर हम ऐसी संसूचना को प्रकट कर देंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट या लोक हित को क्या पहुंचेगा, नुकसान। तो ये भी धारा लोकहित को प्रश्रय देती है। स्पष्ट लिखा है कि लोकहित को हानि होने वाली शासकीय विश्वास में दिए गए जानकारी को प्रकट करने से क्या किया जा सकता है, इनकार। लेकिन लोकहित को हानि होती है कि नहीं, फिर धारा 162 का यूज करेंगे। इस पर अंतिम फैसला किसका होगा, आपका न्यायालय का। और कौन सी धारा, आपका 162। अब ये धारा, जैसे कि एक उदाहरण आप देखिए, सुभाष चंद्र बोस, सुबह भी बताया गया कि भारत रत्न लेने से एक व्यक्ति ने अब तक इनकार किया है और वह सुभाष चंद्र बोस के वंशजों ने इनकार किया है। संविधान में हम बता रहे थे अनुच्छेद 18, तो हम बताए कि आपका एक ही व्यक्ति इनकार अब तक किया है, कौन सा, तो वह आपका सुभाष चंद्र बोस के वंशजों ने। उन्होंने कहा कि मृत्यु कैसे हुई पहले ये बताइए और उसके बाद हम आपका भारत सम्मान क्या करेंगे, ले लेंगे। तो सरकार आज तक नहीं बताई। अब विदेशों से जो संसूचनाएं उस समय भारत सरकार को मिली थी, आज तक भारत सरकार ने उन्हें प्रकट नहीं किया। कुछ प्रकट किया फालतू, लेकिन जो असली बात है, और किस आधार पर नहीं किया, अनुच्छेद 124 के आधार पर कि विदेश से संसूचना मिली है। अगर हम प्रकट कर देते हैं तो एक तो विदेशी हमारे रिलेशन डिस्टर्ब होंगे और लोकहित को क्या पहुंचेगा, नुकसान। सूचना के अधिकार के तहत भी आपका है धारा 7-8 में कि सूचना देने से इनकार किया जा सकता है अगर विदेशी रिलेशन क्या होते हैं, डिस्टर्ब। जैसे कि आपका एक और हम बता रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा जाकर बता रहे हैं, जैसे ब्लैक मनी ले लीजिए। स्विट्जरलैंड से किनका किनका धन भारत में किस किस व्यक्ति का धन स्विस बैंक में जमा है, ये लिस्ट भारत में आई है। लेकिन स्विस बैंक, स्विस सरकार ने और भारत की सरकार में समझौता हुआ है कि आप इस लिस्ट को ओपन नहीं करेंगे। तो भाई इसीलिए आज तक सरकार गुप्त बातों को गुप्त रखा गया है, तो क्योंकि ये शासकीय विश्वास में संसूचना मिली है और प्रकटन से क्या किया जा सकता है, इनकार। और आज तक सरकार ने प्रकट नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला तो सुप्रीम कोर्ट भी मांगा दस्तावेज, प्रकट नहीं किया गया। ये कहा गया कि लोग ये मने हमारा समझौता है, हम नाम नहीं बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें तो बताइए, हम किसी को ओपन नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट दी गई, जजों ने पढ़ा और पढ़ने के बाद इम्पाउंड कर लिया। इम्पाउंड करना माने परिबद्ध करना, परिबद्ध माने जब्त कर लेने कि दूसरा आदमी उसे देखने का हकदार होगा कि नहीं, नहीं होगा। याद रखे, दूसरा आदमी नहीं देख सकता जज। अब जज साहब ये नहीं कि कहीं प्रकट कर दे। सरकार जानती है कि कौन कौन ब्लैक मनी वाले हैं, कार्यवाही करे। लेकिन वहीं आपका मोदी जी आए तो बहुत हल्ला था, रामदेव बाबा भी अनशन पर बैठ गए, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन सरकार बनते ही आपका 2-4 माह मामला सक्रिय और इस समय मामला क्या हो गया, निष्क्रिय। अभी रिपोर्ट आई है कि भारत के बहुत ज़्यादा लोग स्विस बैंक में इस 5 सालों में क्या जमा किए हैं, पैसा बहुत ज़्यादा लोग किए हैं। मैंने स्विस बैंक में आपका देख ही रहे हैं, एक एक आपका करोड़पति अरबपति पकड़े जा रहे हैं।
वो तो दो चार लोगों पर छापा पड़ जा रहा है तो पकड़े जा रहे हैं। ज़्यादा छापा रोज पड़ने लगे 100-50 लोगों पर, तो जितना गड़ा मुर्दा है, मुर्दा नहीं भाई, जितना गड़ा धन है वो सब क्या हो जाएगा, निकल आएगा। आइए 125 देखा जाए, विशेषाधिकार, अपराधों के बारे में जानकारी। तो बस इसमें ये लिखना है कि धारा 125 मुखबिरों को प्रोटेक्शन देती है और ये बता देती है कि पुलिस को किसी अपराध की सूचना कहाँ से मिली, या मजिस्ट्रेट को अपराध की सूचना कहाँ से मिली, या राजस्व अपराध है तो राजस्व अफसरों को अपराध की सूचना किसने दी,